अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इनाम काजी है और आज के इस वीडियो में हम पंक्चुएशन सीरीज़ के तीसरे टॉपिक कॉलन पर बात करेंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में कॉमा पर बात की थी तफसील से। सेकंड लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें हमने सेमी कॉलन्स को तफसील से डिस्कस किया है एग्जांपल्स के साथ, और आज के इस वीडियो में जो कॉलन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी डिटेल में हम उसको देखेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। कॉलन जिसका आप सिंबल देख सकते हैं, इसके यूज़ करने के 7 रूल्स यहाँ बताए गए हैं। सो देयर आर 7 रूल्स टू यूज़ अ कॉलन इन अ सेंटेंस। सबसे पहला क्या है कि वी यूज़ कॉलन बिफोर अ लिस्ट दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी हमने एक सेंटेंस के अंदर जो बात की हो, कोई एक मुकम्मल जुमला हो, उसमें किसी लिस्ट का जिक्र किया हो और आगे वो लिस्ट हमने देनी हो, तो हम उस कंप्लीट सेंटेंस के बाद कॉलन का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो लिस्ट मेंशन करते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं कि देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर देयर फेलियर। अब यहाँ तक ये बात एक कंप्लीट सेंटेंस है और जिक्र क्या किया है 3 मेन रीजंस का, जो कि बताए नहीं हैं, जो हमने आगे बताने हैं, यानी वो 3 मेन रीजंस को लिस्ट करना है। ठीक है, सो देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर देयर फेलियर। अब वो 3 में से नंबर 1 है द लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा है एंड द वैगनेस ऑफ देयर एम। तो इस तरह से हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। मैं रिपीट कर दूं कि जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ का जिक्र करें, किसी लिस्ट का जिक्र करें और आगे हमने वो लिस्ट देनी हो, तो हम फिर कॉलन पर सेंटेंस को ख़त्म करते हैं, फिर आगे वो लिस्ट बताते हैं। अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट ना हो, यानी हम फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस लगा इस तरह से लिखते हैं कि देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर देयर फेलियर सच एज़, तो क्या हम सच एज़ के बाद कॉलन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। रीज़न उसका ये है कि सच एज़ पर हम सेंटेंस को मुकम्मल नहीं करते या उस पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। तो इस तरह से इस एरर से बचा जा सकता है कि क्या सेंटेंस हमारा कंप्लीट है जिसमें बात की गई है, आगे वो लिस्ट देनी है या नहीं है। सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमने कहाँ कॉलन को यूज़ करना है। सेकंड सेंटेंस इज़ द रिपोर्टर इंटरव्यूड द फॉलोइंग पीपल, द डिपार्टमेंट हेड्स, द मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी काउंसिल and a representative group of students. अब अगेन द रिपोर्टर इंटरव्यूड द फॉलोइंग पीपल, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब फॉलोइंग यानी एक तरह से आपको लिस्ट का जिक्र किया है जो कि आगे आपने बताना है, तो लिहाजा यहाँ हमने लगा देना है कॉलन। सो द रिपोर्टर इंटरव्यूड द फॉलोइंग पीपल, और वो कौन थे फॉलोइंग पीपल उनको आगे एक्सप्लेन किया है। तो नंबर 1 इज़ द डिपार्टमेंट हेड्स, नंबर 2 द मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी काउंसिल, और नंबर 3 representative of students, a group of students. क्लियर? लास्ट सेंटेंस में और क्लियरिटी के साथ आपको समझ आ जाएगा कि you will need the following ingredients. अब you will need the following ingredients, ये कंप्लीट सेंटेंस यहाँ तक है। अब जो फॉलोइंग कहा है वो आगे आपने बताना है, तो लिहाजा इंग्रेडिएंट्स के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद आप वो इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं जिसका जिक्र पीछे कंप्लीट सेंटेंस में किया है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट जो रूल है इसका वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इसको अपने गौर से देखना है, तब आपको समझ आएगा कि जब हम रीडिंग में कॉलन्स को पढ़ते हैं तो वहाँ राइटर क्या इफ़ेक्ट देना चाहता है। ठीक है, क्योंकि पंक्चुएशन को यूँ समझ लें कि जिस तरह हम बोलने में अपने लहजे के उतार चढ़ाव से सामने वाले को कम्युनिकेट करते हैं अपना मतलब, तो राइटिंग के अंदर हम लहजा अगर किसी का समझना चाहें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पंक्चुएशन के मदद से हम समझ सकते हैं। तो लिहाजा कॉलन, सेमीकॉलन या कॉमास, ये जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये राइटर के लहजे को कम्युनिकेट करते हैं, उसके मीनिंग को कम्युनिकेट करते हैं। तो सेकंड जो रूल है वो इसी से रिलेटेड है और ये कहता है कि टू इंट्रोड्यूस द इफ़ेक्ट और लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ अ थॉट, यानी जो पिछले सेंटेंस में बात की गई है उसका एक लॉजिकल कंसिक्वेंस आपने पेश करना है। जो पीछे जिक्र किया है जिस चीज़ का, उसको आप कंक्लूड कर रहे हैं। जैसे आप सेंटेंस की एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगी कि ओनली वन थिंग डिफाइंस हिज पर्सनैलिटी, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और हम बेसिकली जिस वन थिंग का जिक्र कर रहे हैं उसको हम आगे बयान करना चाहते हैं एक सिंगल वर्ड में या एक फ्रेज़ में, तो फिर हम उसको एक पॉज देकर बयान करेंगे और उस पॉज को जाहिर करने के लिए हम लगा देंगे कॉलन। ठीक है, सो ओनली वन थिंग डिफाइंस हिज पर्सनैलिटी, और वो वन थिंग क्या है उसको हम कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, तो वो वर्ड है कमिटमेंट। यानी कमिटमेंट वो वाहिद चीज़ है जो उसकी पर्सनैलिटी का सबसे अहम जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है। इज दिस क्लियर? सेकंड सेंटेंस इज ही बिकेम व्हाट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू बी,
द प्राइम मिनिस्टर। अब हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि वो सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ बनना चाहता था, और वो चीज़ क्या है, तो उसको हम बताने के लिए फिर बी के बाद लगाएंगे कॉलन और फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? लास्ट सेंटेंस में है कि वन थिंग इज़ कॉमन इन ऑल चिल्ड्रन, इनोसेंस। यानी इनोसेंस वो वाहिद चीज़ है जो तमाम बच्चों में कॉमनली पाई जाती है। तो इस तरह के लॉजिकल कंसिक्वेंस को या इफ़ेक्ट को हम मुकम्मल सेंटेंस के बाद आखिर में ऐसे मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है इसका कि वी यूज़ कॉलन बिफोर अ कोटेशन। यानी हम राइटिंग में दरमियान में कोई वर्ड्स किसी के कोट करते हैं और अगेन कंप्लीट सेंटेंस के बाद, ठीक है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद हम वो चीज़ कोट कर रहे हैं किसी की, तो उसको फिर हम कॉलन के साथ सेपरेट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं कि हिज लेटर एंडेड विद द वर्ड्स। अब वो वर्ड्स क्या थे? सी यू सून। यानी विद द वर्ड्स पर हमारा सेंटेंस एक मुकम्मल हो रहा था पिछला, और उसके बाद कोट किया गया था, तो लिहाजा फर्स्ट सेंटेंस मुकम्मल होने पर लगाए गए कॉलन और उसके बाद वो कोटेशन जो थी उसको ऐड कर दिया गया। सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि कहाँ कॉलन हमने लगाना है। सेंटेंस इज आवर प्रिंसिपल सेज वन थिंग इन एवरी स्पीच। और वो जो कहता है हर स्पीच में, उनके वर्ड्स ये हैं कि यू आर द फ्यूचर। तो लिहाजा दिस इज़ द कोटेशन, और कोटेशन से पीछे जो हमने जो सेंटेंस कहा वो एक कंप्लीट थॉट था, तो लिहाजा कॉलन के साथ हमने सेपरेट कर दिया। क्लियर? थर्ड सेंटेंस इज ही वॉज शॉक्ड टू सी द नोटिस। और वो नोटिस क्या था? नोटिस था कि दिस प्रॉपर्टी इज सीज्ड। सो ही वॉज शॉक्ड टू सी द नोटिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, और आगे उसका आप कंसिक्वेंस भी कह सकते हैं या जो कोट किया जा रहा है वो बता रहे हैं, तो लिहाजा कॉलन के ज़रिए से इसको सेपरेट करेंगे। क्लियर? रूल नंबर 4 में है कि वी यूज़ अ कॉलन आफ्टर द सैल्यूटेशन इन अ बिजनेस लेटर और मेमो। यानी जो बिज़नेस लेटर्स लिखे जाते हैं उसमें जब मुखातिब किया जाता है जिसके लिए लेटर लिखा गया है, जिसको सॉलिटेशन कहते हैं, तो उसके बाद भी हम कॉलन लगाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देख सकते हैं कि जैसे डियर सेनेटर पीटर जॉन कॉलन, और आगे फिर उनको जो भी बात की गई होती है लेटर में वो। सेकंड एग्जांपल पे है डियर मिस्टर जॉन ऑफ द लाइजन कॉरपोरेशन। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पर भी कॉलन को यूज़ करना होगा क्योंकि ये सैल्यूटेशन है और ये फॉर्मल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। रूल नंबर 5 ये है कि टू सेपरेट चैप्टर्स एंड वर्सेस इन स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी रिलीजियस या होली बुक्स जो हैं, जैसे कुरान, बाइबल या कोई भी रिलीजियस बुक के अगर हम आयात को कोट करते हैं या उनकी चैप्टर्स को कोट करते हैं तो उन दोनों को सेपरेट किया जाता है। जिस तरह हम कुरान की बात करें तो कुरान में फॉर एग्जांपल चैप्टर जो है वो सूरह को कहा जाता है और उसको हम सेपरेट करते हैं उसकी वर्सेस से, तो लिहाजा सूरत नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 125। क्लियर? तो इस तरह से चैप्टर्स को वर्सेस से सेपरेट करने के लिए कॉलन हम यूज़ करते हैं। सिक्स्थ रूल इज़ टू सेपरेट आवर्स फ्रॉम मिनट्स। वेरी कॉमन हम ये चीज़ देखते हैं कि आवर्स और मिनट्स को सेपरेट किया जाता है, और अगर सेकंड्स भी आगे मेंशन किए जाएं तो वो भी कॉलन के ज़रिए ही सेपरेट होंगे। क्लियर? इस तरह से। और सेवन्थ एंड द लास्ट रूल इज़ टू शो रेशो, यानी चीज़ों का रेशो जो बताया जाता है। इस तरह इसमें सेंटेंस है कि pour in the milk and water at a 3:1 ratio. So these are some of the rules. I hope it is clear. अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स की जो कॉलन के यूज़ में अक्सर स्टूडेंट्स कर जाते हैं, और यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर कॉलन को मिस यूज़ किया गया है, तो लिहाजा उन एरर्स के थ्रू हम समझेंगे कि कॉलन का सही इस्तेमाल क्या है और गलत इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस इज़ To survive in this situation, we are considering different options such as reducing staff, cutting salaries or closing the firm. अब यहाँ जो कॉलन यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में, क्या ये दुरुस्त है? तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को गौर से देखते हैं। To survive in this situation, यहाँ कॉमा लगाया तो ठीक है क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी एलिमेंट है। To survive in this situation, we are considering different options such as। अब सच एज पर कॉलन लगाने का मतलब ये है कि क्या सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है सच एज पर, क्या हम यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं? तो हम फुल स्टॉप लगाकर इसको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकते, तो लिहाजा ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर कॉलन गलत इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब इसको दुरुस्त करने के दो तरीक़े हैं। एक तो ये कि हम ऑप्शंस पर कॉलन लगाएं,
सच एज को रिमूव कर दें। ठीक है, अब ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। कंप्लीट सेंटेंस पर हमने कॉलन लगाया और कॉलन के बाद वो ऑप्शंस बता दिए जिसका जिक्र हमने पीछे किया था। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम जो है कॉलन ना लगाएं कहीं भी और सच एज के साथ सेंटेंस को कंटिन्यू कर दें। कॉमा जो है इसमें लगाया जा सकता है ऑप्शंस के बाद, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका कॉलन यूज़ करने का अगर है तो वो यही है कि हम एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद इसको यूज़ करें। क्लियर? तो यहाँ पर सच एज के वर्ड्स को रिमूव करके ऑप्शंस पर हम कॉलन लगा के और आगे हम अपनी बात को मुकम्मल कर सकते हैं। सो वी मस्ट अवॉइड यूजिंग कॉलन आफ्टर इनकम्प्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस के बाद कॉलन को यूज़ नहीं करना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। We were exhausted after a long journey, colon, so we took some rest. अब हमने जो रूल पढ़ा था वो ये था कि कॉलन हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी लिस्ट का जिक्र किया हो, आगे हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हों। दूसरा हमने कॉलन का यूज़ पढ़ा था कि जब हम कोई बात की हो उसको कंक्लूड कर रहे हों, यानी पीछे कोई जिक्र किया हो उसको कंक्लूड कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट जो है बताना चाहते हों। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि कॉलन हमने लगाया और उसके साथ एक कंजंक्शन भी यूज़ किया हुआ है, तो कॉलन के साथ कंजंक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और चूँकि ये दो कंप्लीट थॉट्स हैं और इसमें कोई कंक्लूजन की भी कोई ऐसी बात या इफ़ेक्ट भी कोई ऐसा जो है वो ज़ाहिर नहीं है, तो लिहाजा यहाँ या तो हम इसको सिंपली फुल स्टॉप लगा दें। अब इसको दुरुस्त करने के कितने तरीके हैं हमारे पास कि या तो सिंपली फुल स्टॉप लगाया जा सकता है फुल स्टॉप, या फिर हम इसमें सेमीकोलन लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम कॉमा लगाते हैं और फिर सो के साथ करते हैं तब भी ये जुमला ठीक हो जाएगा, लेकिन कॉलन के साथ यहाँ ये जुमला नहीं ठीक हो सकता। तो लिहाजा कॉलन ऐसी सिचुएशंस में हम नहीं लगा सकते। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ये सेंटेंस होता कि आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग जर्नी वी वांटेड वन थिंग, यहाँ हम लगा देते कॉलन और वो वन थिंग जो हमने जिक्र किया उसको जिक्र कर देते हम कॉलन के बाद कि रेस्ट। ठीक है, यानी सेंटेंस अगर होता है कि आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी वी वांटेड वन थिंग, यहाँ तक हम बात मुकम्मल करके कॉलन लगा देते और वो वन थिंग क्या थी उसको हम कॉलन के बाद लिख सकते थे द रेस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में हम कॉलन लगा सकते हैं, अदरवाइज जो यहाँ कॉलन लगा हुआ है वो मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू बाय अ हाउस, स्टार्ट अ बिजनेस एंड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। अब मिस्टेक जो यहाँ हुई है, अगेन यहाँ टू के साथ जो है इन्होंने कॉलन लगा दिया है और टू पर हमारा जुमला ख़त्म नहीं हो रहा, या प्रीपोजिशन को हमने वर्ब से ब्रेक कर दिया है, यानी टू जो है वो इस वर्ब के साथ कनेक्टेड था। तो हम कभी भी टू को वर्ब से सेपरेट नहीं करते इस सिचुएशन में। और दूसरी बात क्या है कि टू पर हमारा ये जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। क्या हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू और फुल स्टॉप लगा दें, तो ये जुमला नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से हमने कॉलन्स को रिमूव कर देना है अगर इस सेंटेंस को टू के साथ कंटिन्यू करना है कि आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू बाय अ हाउस, स्टार्ट अ बिजनेस एंड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर? और अगर हम कॉलन यूज़ ही करना चाहते हैं तो फिर इस सेंटेंस को थोड़ा सा हमने चेंज करना होगा। आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ मनी टू फुलफिल सम ऑफ माई डिज़ायर्स। अब वो डिज़ायर्स क्या हैं आगे उनकी आप लिस्ट बता सकते हैं, जैसे ये है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट आई प्रेफर टू रिमेन साइलेंट। इसमें यहाँ गलती से सेमी कॉलन लगाया। फ़र्ज़ करें कि इस सेंटेंस में यहाँ कॉलन है कि व्हेन आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट कॉलन आई प्रेफर टू रिमेन साइलेंट। तो ऐसी सूरत में यहाँ कॉलन एक मिस्टेक होगा। रीज़न उसका क्या है कि हमारा सेंटेंस जो फर्स्ट पार्ट है वो है व्हेन आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। व्हेन से ये जुमला शुरू हो रहा है तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है या डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान हमने जो लगानी होती है पंक्चुएशन वो है कॉमा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी हम कॉलन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें बचना चाहिए। क्लियर? लास्ट सेंटेंस है इट इज़ क्लियरली योर फॉल्ट नॉट माइन। अगेन इट इज़ क्लियरली योर फॉल्ट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, जबकि नॉट माइन इज़ नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो लिहाजा यहाँ भी हम कॉलन को नहीं लगा सकते और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं। सो लिहाजा यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है पंक्चुएशन की वो है कॉमा। तो दीज आर सम ऑफ द एरर्स दैट यू मे कमिट, और इनसे किस तरह अवॉइड करना है ये भी आपने समझ लिया है।
अब तक के लिए इतना ही। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग आपको अगर करनी है पंक्चुएशन की तो हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कॉमा और सेमीकोलन को तफसील से डिस्कस किया है और उनके जो कॉमन एरर्स जिसमें होते हैं उनको भी डिस्कस किया है। और अगली वीडियोस के अंदर मज़ीद जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उन पर फोकस किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।